नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लैग्रांज इक्वेशन है, यहाँ पर L लैग्रांजियन होता है जो T माइनस V के बराबर होता है। T फॉर काइनेटिक एनर्जी, V फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जो QK है उसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं और जो QK डॉट है उसे हम जनरलाइज वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को लेकर हमारे सामने किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बोर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है और किसका यूज करना है, लैग्रांज इक्वेशन का यूज करना है। देखो कैसे करेंगे। सिंस वी नो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, लेट अस से दिस इज आवर सिंपल पेंडुलम। एक उसमें क्या होती है, इस तरह से फिक्स सरफेस होती है। यहाँ से हमारे पास क्या है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक बॉब लगा रखा है। लेट अस से इस बॉब का मास कितना है, m है। अब ये बॉब क्या कर रहा है, माना अज्यूम किया ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ और कहाँ चला गया, इधर चला गया। एंड लेट अस से इसकी लेंथ कितनी है, L है। एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कितना है, इस डायरेक्शन में थीटा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका लैग्रांजियन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो लैग्रांज इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास क्या, d बाई डी टी ऑफ दिस इज पार्शियल L अपॉन पार्शियल QK डॉट, और यहाँ क्या आता है माइनस, एंड दिस इज पार्शियल L अपॉन पार्शियल QK, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज लैग्रांज इक्वेशन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी इसके लिए क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर L चाहिए और L इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, T माइनस V होता है। तो इसके लिए मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, L निकल के आ जाएगा। हमने इससे पिछले लेक्चर में भी ये चीज क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है। एक बार और कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो T कैसे निकालेंगे, देखो T निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चूज करना पड़ेगा कि हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करें। यहाँ पर कई सिमेट्री है, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है किस में घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ m, दिस इज s डॉट स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और ये क्या आता है फाई डॉट स्क्वायर प्लस कितना आता है यहाँ पर z डॉट स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर x जो कितना है, L है। s क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, यहाँ बोलते हैं फ्रॉम z एक्सेस, जो कि क्या है फिक्स है। L इज फिक्स, इसका मतलब यहाँ पर s की जो कितना है L है, तो कितना आ जाएगा हाफ, और ये कितना आ जाएगा L डॉट स्क्वायर प्लस दिस इज L स्क्वायर। फाई की जो कितना है थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा z डॉट स्क्वायर। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन z डायरेक्शन। देखो L डॉट कितना है, 0 है, z डॉट भी कितना है, 0 है, बिकॉज दिस पॉइंट इज फिक्स। तो बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला, तो यहाँ से T इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, हाफ ऑफ m, दिस इज L स्क्वायर, और इनटू कितना आ जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर। ये क्या निकला मेरे पास, T निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। और V इक्वल टू कैसे निकालोगे, V निकालने से पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस से मैं इसे क्या बोलता हूँ, रेफरेंस पॉइंट। और एट रेफरेंस पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं इससे डाउनवर्ड जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, इससे ऊपर को जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। नाउ इस मोमेंट पर ये मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी अगर मैं क्या बोलूँ, इस पॉइंट को O बोलूँ, इसे मैं A बोल दूँ, इसे मैं B बोल दूँ, इसे मैं C बोल दूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, OA है। एंड फ्रॉम फिगर दिस OA इक्वल टू कितना है मेरे पास, अगर मैं ये नॉर्मल हो गया, ये थीटा हो गया, तो OA इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये L कॉस थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ, आंसर आज ही आएगा। बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका, OA है, हाइपोटेनियस कितना है L है, और इनटू कितना आ गया कॉस थीटा। तो OA इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से L कॉस थीटा, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का MgOA। mg क्यों आया, बिकॉज इसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, ये माइनस का MgOA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दिस इज L cos थीटा।
v निकल गया, t निकल गया, दोनों को वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, l निकल के आ जाएगा। तो l इक्वल टू ये मेरे पास आएगा कितना, दिस इज हाफ ऑफ m l स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये थीटा डॉट का स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा एम जी एल और इंटू कितना आ गया ये कॉस थीटा आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो क्या निकला मेरा एल निकला। सही डिट सम इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन में रखने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट require to specify the position of any system and these all coordinate are independent from each other। और इस केस में जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, सिंपल दिख रहा है, इस L में क्या रखा जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, तो थीटा इज अवर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, वहां हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया था और इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो थीटा होता है वही क्या होता है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। तो इस केस के लिए जो थीटा है वो मेरे पास क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, या बोल सकते हैं जीसी है। तो क्यू के किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्यू के विल बी रिप्लेस बाई थीटा एंड क्यू के डॉट विल बी रिप्लेस बाई थीटा डॉट। तो इस केस के लिए जो मेरे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई कैसे हो जाएगी, दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा ये पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट और माइनस कितना आ जाएगा ये पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। पहले क्या निकालेंगे, पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट निकाल दो, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट ऑफ एल की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये एम जी एल और इंटू कितना आया कॉस थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर सॉल्व करोगे इसका 0 हो जाएगा और ये 1/2 एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे और इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा डॉट और कितना आ गया ये एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ गया और जो यहाँ से 2 आया वो इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या निकला मेरा पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट निकला। अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा डॉट, तो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ किसका एम एल स्क्वायर थीटा डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और थीटा डॉट का एक बार और डिफरेंशियल करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा थीटा डबल डॉट आ जाएगा। क्लियर बात, ओके। अब किसकी बात करते हैं, पार्शियल एल अपॉन पार्शियल थीटा की बात करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन अब इसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो दिस होल थिंग विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास एम जी एल क्या है कांस्टेंट है और कॉस का कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये साइन थीटा का और थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, बिकॉज कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तभी क्या है यहाँ पर माइनस साइन आया। अब एक काम करो ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, दिस इज एम जी एल और इंटू साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर होगी, देखो यहाँ से एम एल कॉन्स्टेंट है या फिर एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लो, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं कॉमन है, कितना है एम एल स्क्वायर कॉमन है, अंदर कितना बच जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये जी अपॉन एल बचा, बिकॉज यहाँ से मैं 2 एल बाहर लिए एल स्क्वायर बाहर लिया, यहाँ सिर्फ एल है तो एल एक डिवाइड में आ जाएगा जी अपॉन एल एंड दिस इज साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस कैन नॉट बी 0, सो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल और इंटू कितना आ जाएगा ये साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 0 एंड इफ वी यूज एन अप्रोक्सीमेशन दैट इज थीटा इज वेरी स्मॉल, कि थीटा है बहुत छोटा है, इसका मतलब दिस साइन थीटा इज अप्रोक्स इक्वल टू थीटा। फॉर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन जो मेरे पास साइन थीटा होगा दिस विल बी अप्रोक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से मेरे पास थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यही है, इसको क्या कर दो इस तरह से स्टार बना दो और यही हमको क्या करना था फाइंड करना था, हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। क्लियर बात, ओके। नाउ अब इसको हम क्या कर सकते हैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है थीटा डबल डॉट है और प्लस
जी अपॉन एल और इंटू थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सा, हाँ मैं इसको क्या रखता हूँ ओमेगा स्क्वायर, याद रहा क्लास 12th 11th में किया था ऐसा कुछ। इस टर्म की जगह क्या रखता हूँ ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ, जहाँ पर ओमेगा क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी, प्लस का कितना आ गया ये ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन व्हाट वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जी अपॉन एल आ गया, एंड फ्रॉम हियर ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल आ गया, एंड दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई अपॉन टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आया जी अपॉन एल आ गया, एंड फ्रॉम हियर 1 अपॉन टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर जी अपॉन एल हो गया। अगर मैं इसे टी निकालूंगा तो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना आया जी अपॉन एल आ गया, एंड दिस इज अवर टाइम पीरियड ऑफ आवर सिंपल पेंडुलम, एंड वी गेट दिस रिजल्ट यूजिंग आवर लैग्रांज इक्वेशन। क्लियर है बात? तो दिस डेटा वी ऑल नो दैट, ये डेटा हमने क्या किया है बहुत बार अलग अलग मेथड से क्या किया है ड्राइव किया है। सबसे पहली बार क्लास 11th में किया था किस मेथड से, क्या कहते हैं उसका नाम हम डायमेंशन मेथड से। उसके बाद हमने कौन सी मेथड लगाई थी टॉर्क मेथड, फिर उसके बाद हमने कहाँ ड्राइव किया था ये जो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल था उससे ड्राइव किया था, और आज हमने किससे ड्राइव कर लिया अपने इस लैग्रांज इक्वेशन के हेल्प से ड्राइव कर लिया। तो एक ही फॉर्मूला है, बस पहुंचने के रास्ते हमने क्या किए अलग अलग लेवल में अलग अलग यूज किए। अभी हम एमएससी में हैं, अभी हम ये यूज कर रहे हैं। जब हम कहाँ थे बीएससी में थे तो हमने क्या यूज किया था अपना जो हमारे पास टॉर्क मेथड होती है वो यूज किया था, या फिर न्यूटन के लॉ यूज किए थे। और जब हम कहाँ थे क्लास 11th में थे तब हमने क्या यूज किया था डायमेंशनल फॉर्मूला वाला मेथड क्या किया था यूज किया था। ठीक है, क्लियर बात? तो दिस इज अवर आंसर। ओके ना, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासेस ओवर ए स्मॉल स्मूथ पुली। ठीक है, ये सिस्टम आपने पहले भी देखा हुआ है, क्लास 11th में देखा हुआ है। इसमें मास m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपने न्यूटन के लॉ से फाइंड किया हुआ है, सबको याद है क्लास 11th में ऐसा किया हुआ है। नाउ एक्सेलरेशन निकालने का मतलब ही क्या हुआ उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, लेकिन सेम चीज आज हम किसके हेल्प से करेंगे अपना जो लैग्रांज इक्वेशन है उसके हेल्प से क्या करेंगे इन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो कर लो फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे देखो। सबसे पहली चीज ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है फिक्स है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है l है, और जो l इक्वल टू मेरे पास है वो कितना है फिक्स है। और अगर मैं इसको क्या मानूं लेट अस से यहाँ पे इसको मैं क्या मान लूं दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हो गया। अज्यूम कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो कितनी बोल दी मैंने x बोल दी, तो ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक दिस विल बी इक्वल टू, देखो पूरी l है और l फिक्स है तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू l माइनस x। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? नाउ अज्यूम कर लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ v1 तो दिस विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt, होगा नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन कितनी है यहाँ से यहाँ x है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या होती है वेलोसिटी होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू x डॉट। अगर मैं v2 निकालूंगा तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ मास m2, और इसकी पोजीशन कितनी है l माइनस x है, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा ये माइनस का dx अपॉन dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का x डॉट। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर v2 निकल गया, ये v1 निकला ये v2 निकला। अब मुझे क्या चाहिए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले क्या डिफाइन करना है लैग्रांजियन, तो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू कितना हो जाएगा T विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो v1 और v2 की, दिस इज हाफ ऑफ m1 v1 की जो कितना है ये x डॉट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा हाफ ऑफ दिस इज m2, और v2 की जो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का x डॉट का स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना हाफ ऑफ m1 x डॉट स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 1/2 दिस इज m2 दिस इज x डॉट स्क्वायर। दोनों ओर से x डॉट बाहर है तो बाहर ले लो, तो यहाँ से मेरे पास t इक्वल टू कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ दिस वन इज m1
प्लस m2 इंटू कितना आ जाएगा ये x डॉट स्क्वायर है। ये क्या निकल गया मेरा T, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैंने क्या माना है, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो इससे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी V विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m2। मास m1 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस आएगी पहली बात तो, दिस इज m1g और कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, और माइनस क्योंकि इसकी भी कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस का m2g, पोजीशन कितनी है इसकी, l माइनस x है। ये बात समझ में आई आपको, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे नीचे जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कुछ ऐसा निकल के आया, तो ये मेरे पास v आ गया। अगर v ये है तो l इक्वल टू क्या होता है, t माइनस v होता है। t की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, यानी कितना है ये 1/2, दिस इज m1 प्लस m2, और ये कितना आ गया यहाँ पर x डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस v होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और कितना आ जाएगा ये m1g(x) और माइनस प्लस, दिस इज m2g एंड दिस वन इज l माइनस x। ये क्या निकल गया मेरा, L निकल के आ गया, ठीक है, लैग्रांजियन निकल के आ गया। अब यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, दैट इज x। तो इन दिस केस जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज x, तो इट मीन पहले लिख लेते हैं, जो x है मेरा वो क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है देन लैग्रांज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कितना आ जाएगा, d/dt ऑफ दिस इज पार्शियल L अपॉन पार्शियल x डॉट, और बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस, एंड दिस इज पार्शियल L अपॉन कितना आ गया, पार्शियल x, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये फाइंड कर दो, पार्शियल L अपॉन पार्शियल x डॉट, दिस विल बी इक्वल टू, यानी इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट, इसका तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगा मेरे पास ये वाला, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 ट्रीटेज एट कांस्टेंट, और इसका कितना हो जाएगा x डॉट, 2x डॉट होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या निकालना है, इसका टाइम डेरिवेटिव, यानी d/dt ऑफ पार्शियल L अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्शियल x डॉट आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, x डबल डॉट हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये m1 प्लस m2, और ये दिस इज x डबल डॉट। आप क्या चाहिए, पार्शियल L अपॉन पार्शियल x चाहिए, तो इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इसका होगा, तो इसका होगा तो कितना आ जाएगा, ये m1g आ जाएगा, प्लस जब इसका होगा तो दो m2g ट्रीटेड एट m2g इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और फिर किसका होगा, l माइनस x का, तो l का तो 0 हो जाएगा, माइनस x का -1, कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1, तो दिस विल बी इक्वल टू m1g माइनस का m2g आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू उठाकर इसके और इसकी कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास दिस इज m1 प्लस m2, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये x डबल डॉट, एंड दिस वन इज माइनस साइन, फिर ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये m1g माइनस का m2g, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आया। अब एक काम करो, इस चीज़ को इधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास m1 प्लस m2 एंड दिस वन इज x डबल डॉट, दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2, और g बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, और इधर क्या, तो ये माइनस था प्लस हो गया तो यहाँ से x डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये m1 माइनस m2 इंटू जी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 निकल गया, ठीक है, क्लियर है बात। तो दिस इज एक्सेलरेशन, यानी ये मास नीचे की ओर किस एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, इस एक्सेलरेशन से, ठीक है, क्लियर, ओके। तो दिस इज अवर आंसर, और यही क्या होगी, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये बात आपने पहले भी डिस्कस की थी, क्या नई बात है कुछ, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ऐसी चीज़ें आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, बस हमारा इस तक पहुंचने का जो तरीका है वो क्या हो गया है, अब चेंज हो गया है। अभी हमने किसका यूज किया, यहाँ पर लैग्रांज इक्वेशन का यूज किया, तब किसका यूज किया था, हमने न्यूटन्स के लॉ का यूज किया था, ठीक है, बस यही अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अब भी क्लास 11 ही पढ़ रहे हो, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो रास्ता है, वो थोड़ा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, और ज़्यादा क्या है, ऑथेंटिक रास्ता है, ज़्यादा बेहतर रास्ता है। यहाँ जो कैलकुलेशन निकलेगी वो ज़्यादा क्या निकलेगी, इजी होगी और एक्यूरेट होगी, क्लियर बात, ओके। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक एक्सटेंशन है, एक थोड़ा सा टर्म यहाँ पर और ऐड कर दिया है। देखो क्या ऐड कर रखा है,
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ द पुली इज डिस्क ऑफ रेडियस r and moment of inertia I about an axis through its center and perpendicular to its plane। पिछले वाले केस में जो हमारे पास पुली थी वो क्या थी, स्मॉल पुली थी, हमने उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर लिया था और हमने अज्यूम कर लिया था कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0 है। लेकिन इस केस में जो पुली है वो क्या है, एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर ऑफ मास से क्या कर रही है, पास कर रही है, या इसके सेंटर से क्या कर रही है, पास कर रही है, और पुली इस तरह से क्या कर रही है, घूम रही है। और इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ अब यहां पर चेंज क्या आएगा, एक छोटा सा चेंज आएगा। जहां पिछले वाले केस में हमारे पास सिर्फ एक टाइप की काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन यहां पर जो सिस्टम है वो ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, साथ ही साथ ये डिस्क भी क्या कर रही है, घूम रही है। इसका मतलब इसके बाद कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी T हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, T ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस T ड्यू टू रोटेशनल। और T ड्यू टू ट्रांसलेशन हमने पहले ही फाइंड कर रखा है पिछले वाले केस में, इसको मैं T1 बोल दिया। किसका हो जाएगा ये, मास m1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस मास m2 की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, एंड दिस विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बताओ अगर मैं ये बोलूं ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और यहां से डिस्टेंस मान लिया मैंने, यहां से यहाँ तक कितना है ये, दिस इज इक्वल टू x, और इसकी लेंथ में L बोल दूं, एंड दिस इज इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस x हो जाएगा। तो इसी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, थोड़े पहले डिस्कस कर रखा है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m माइनस का x डॉट स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा हुआ है जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी न्यूटन वाली, वहां हमने पढ़ा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, जहां I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना। यहां पर अगर जो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस इज ओमेगा, देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी के बीच रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, देखो ध्यान दो, हमने पढ़ा था v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r के बराबर होता है नहीं होता है। v क्या है यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस केस में जो r है उसको जो कितना है मेरे पास, कैपिटल R है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v अपॉन r आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, जिस वेलोसिटी से ये मास नीचे की ओर आ रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फिर x डॉट। तो फ्रॉम हियर सिंस वी नो ओमेगा इक्वल टू कितना है मेरे पास, x डॉट अपॉन r के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ से उठा के तरफ पुट कर दो, तो t इक्वल टू कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m, ये माइनस है, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i, ओमेगा की जो कितना आ जाएगा, दिस इज x डॉट स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये r स्क्वायर। ये क्या निकल गया, t निकल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो पहले वाला रहेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का mgx, और फिर दिस इज सॉरी m1gx, दिस इज m2g, और ये कितना आ गया यहाँ पर L माइनस एक्स आ गया। दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या निकाल दो, लैग्रांजियन L, तो लैग्रांजियन L इक्वल टू क्या होता है, T माइनस V होता है। T की जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी ये M1 है, ये M2 है, ध्यान देना, ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, ओके। ये हमारे पास कितना का, हाफ ऑफ M1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 x डॉट स्क्वायर, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ I x डॉट स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आया r स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू mgx माइनस का सॉरी m1gx, और ये कितना आया m2l माइनस x। ये क्या निकल गया मेरा, l निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो देखना है, तो x क्या है मेरा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, x इज अवर GC। अगर x इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट देन अवर लैग्रांज इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी, और यहाँ कितना आ जाएगा पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, पहले कैलकुलेट कर दो, पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट, पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा ये m1 एक्स डॉट और प्लस दिस इज m2 एक्स डॉट, और फिर यहाँ से आया मेरे पास कितना प्लस का
आई अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया एक्स डॉट आई, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ प्लस होगा, ध्यान देना। और फिर क्या निकाल दो यहाँ से, डी बाई डी टी ऑफ पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट, दिस विल बी इक्वल टू m1 एक्स डबल डॉट प्लस m2 एक्स डबल डॉट प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डबल डॉट। देखो सबसे एक्स डबल डॉट कॉमन है, तो यहाँ से कितना आया m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये एक्स डबल डॉट। ओके, नाउ अब यहाँ से क्या निकाल दो, पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स निकाल दो। तो पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया ये m1 जी, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा ये माइनस का, दिस इज m2 जी बचा, ठीक है। तो दिस इज पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स और ये मेरे पास निकल गया। दोनों को उठाए कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास दिस इज m1 प्लस m2 एंड दिस इज आई अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x डबल डॉट एंड माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे, दिस इज m1 माइनस m2 जी कॉमन है दोनों ओर से, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x डबल डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जगह प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी आ गया और अपॉन में कितना आ गया ये m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन कितना आया आर स्क्वायर आया। एंड दिस इज अवर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम व्हेन वी कंसिडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली। अगर मैं ये बोलूँ इफ पुली इज वेरी वेरी स्मॉल देन आई विल बी इक्वल टू 0। अगर आई 0 हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास अगेन एक्स डबल डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी और अपॉन में कितना आ जाएगा ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। नाउ दिस इज द सेम रिजल्ट विच वी गेट फ्यू मिनट एगो, ठीक है। ये सेम रिजल्ट है जो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, प्राप्त किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर व्हेन वी कंसिडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मोशन ऑफ ए पार्टिकल moving under central force. What is the form of equation when the particle is moving under an attractive inverse square law force F इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया दैट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, वैसे आपने पढ़ा होगा बीएससी में सेंट्रल फोर्स क्या होता है, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे सेंट्रल फोर्स क्या होता है। और जब भी कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर क्या करता है, काम करता है, या सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा होता है, तब उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है वो भी हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। वो भी एक स्पेशल केस के लिए जब F इक्वल टू कितना है, माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। ओके, नाउ सेंट्रल फोर्स को ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि पहली चीज तो सेंट्रल फोर्स की क्या खासियत होती है, ये हमेशा किसी एक फिक्स सेंटर की ओर या फिर फिक्स सेंटर से बाहर की ओर क्या होता है, एग्जर्ट होता है। जैसे मान लिया कोई एक पार्टिकल है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, एक इस पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कोई एक पार्टिकल जिसका मास मैंने कितना बोल दिया, m बोल दिया। नाउ यहां मैंने क्या बोल दिया, कोई एक फिक्स पॉइंट है। ओके, ये एक फिक्स पॉइंट है और ये एक क्या है, पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, जो इस पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर इस m मास पर कोई एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है, तब ये सेंट्रल फोर्स, इस पर लगने वाला सेंट्रल फोर्स या तो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, या फिर अवे फ्रॉम सेंटर होगा। यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। इन दोनों में से कोई एक केस ही क्या है, पॉसिबल है। साथ ही साथ ये सेंटर फिक्स है, दिस इज फिक्स, ये कैसा है, फिक्स है, और सिर्फ पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो फोर्स कैसा होगा, या तो सेंटर की ओर होगा या फिर सेंटर से दूर होगा। ये पहली खासियत सेंट्रल फोर्स की। दूसरी खासियत सुनो, दूसरी खासियत क्या होती है कि दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेंट्रल फोर्स इज ओनली फंक्शन ऑफ आर।
सिर्फ किसका फंक्शन होगा, आर का फंक्शन होगा। अब आर क्या है, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मास, जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर कितना अगर आर है, तब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, इस आर का ही फंक्शन होगा। तो यहां से मैं इस एफ को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस इज एफ आर, और यहां क्या आ जाएगा आर कैप। दिस आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है ये यूनिट वेक्टर, सॉरी अवे फ्रॉम, ऐसे होगा। दिस इज आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आर कैप क्या है मेरे पास, हियर दिस आर कैप इज दिस इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कहां की ओर है, बाहर की ओर क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। अगर एफ आर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इफ एफ आर इज नेगेटिव देन एफ इज अट्रैक्टिव, तो जो फोर्स होगा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, माइनस साइन आएगा और माइनस साइन क्या दिखाएगा, फोर्स कहां की ओर लग रहा है, इट्स फिक्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर एफ आर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तब इस केस में जो फोर्स होगा कहां की ओर होगा, बाहर की होगा, बाहर की ओर होगा, यानी अवे फ्रॉम सेंटर होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। कैसा होगा ये, रिपल्सिव क्या होगा, फोर्स होगा। क्लियर है ये बात। तो ये क्या हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेंट्रल फोर्स। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज सेंट्रल फोर्स के बारे में, कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, यानी जिन फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, या फिर एज ए माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन दिस सेंट्रल फोर्स एफ कैन बी रिटन एज माइनस का पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर इनटू आर कैप। और यहां पर ये मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर है, यानी आर कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट क्यों नहीं आए, बिकॉज क्योंकि जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, आर का ही फंक्शन है, तो सिर्फ यहां पर आर कैप के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वही आएंगे। क्लियर बात, ओके। दूसरी चीज, तीसरी चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट ये है वो ये है कि ड्यूरिंग मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स पार्टिकल मूव ओनली ए प्लेन। ठीक है, पार्टिकल मूव ओनली ए प्लेन, पार्टिकल मूव्स ओनली ऑन प्लेन। सिर्फ किस पर मूव करेगा, प्लेन पे मूव करेगा। यानी अगर कोई पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है, वो ऐसा नहीं होगा फिर ऊपर को नहीं जाएगा यूं करके, वो इसी प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा। यानी ये पार्टिकल अगर यहाँ है तो उसके बाद उसने यहीं जाना है या फिर यहाँ जाना है, ये ऐसे बाहर की ओर नहीं आएगा। तो जैसे बाहर की ओर आएगा प्लेन चेंज हो जाएगा, या फिर अंदर की ओर जाएगा प्लेन चेंज होगा। सिर्फ कैसे मूव करेगा, या ऐसे मूव करेगा, या ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या बाहर जाएगा, लेकिन सिर्फ किससे मूव करेगा, प्लेन में ही मूव करेगा। अगर मैं ये बोलूँ पहले यहाँ पर था अब यहाँ चला गया, तो उसका पोजिशन बेटर चेंज हो जाएगा। लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना आ गया, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर है, दिख नहीं रहा है वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है। ओके, और तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो दिस पोजीशन वेक्टर इज आर प्लस डी आर, यानी सिर्फ किस में चेंज आएगा, आर में चेंज आएगा। क्लियर बात, तो इस तरह से। ओके ना, अब हमें क्या करना है, इस टाइप के पार्टिकल के मोशन के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसको लिखना है, साथ ही साथ फोर्स का नेचर कैसा है, जो हमारे स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दे रखा है, दैट इज एफ इक्वल टू माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर। देखो एफ इक्वल टू माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर है, कैसा है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि कैसा नेगेटिव साइन आ रहा है, उसने खुद ही बोला है अट्रैक्टिव। दूसरा सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। ऐसा फोर्स देखा है आपने, आंसर ये देखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। होता नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। नाउ अब कैसे लिखेंगे फिर, देखो लैग्रांजियन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू क्या होता है, कौन पहले ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करें, बताओ कौन सा करें। देखो प्लेन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है। हम चाहे तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम सिलिंड्रिकल यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पर जो हमारे पास स्फेरिकल होता है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्ट अप्रोप्रिएट लेकर चलेंगे, जिससे हमें कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, जिससे कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। अगर पोजीशन वेक्टर पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया, तो ये एंगल क्या होगा मेरा, थीटा होगा, होगा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ घूम रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत फील आ रही है आपको किसकी, इन ए सर्कल, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, इन ए सर्कल मूव करते हैं, करते नहीं करते, बिकॉज
मतलब एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता है, इलिप्टिकल भी होता है कभी कभी, जब अर्थ की ग्रेविटी के अंदर मून मूव करते हैं तो इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कैसा ज्यूम करते हैं उसको, सर्कुलर ज्यूम करते हैं। तो जब भी सर्कुलर सिमेट्री होती है कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 1/2m एंड दिस इज s डॉट स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, दिस इज फाई डॉट स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये z डॉट का स्क्वायर। z डॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो प्लेन शिफ्ट नहीं हो रहा है, अगर प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन हम नहीं जा रहे हैं, तो z डॉट विल बी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस के लिए जो मेरे पास s है उसका जो कितना है r है, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये r डॉट का स्क्वायर प्लस दिस इज r स्क्वायर, फाई की जो कितना है थीटा है, तो कितना आ जाएगा ये थीटा डॉट का स्क्वायर। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स। ओके, पोटेंशियल एनर्जी बताओ फिर। पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू दिस विल बी फंक्शन ऑफ R। किसका फंक्शन होगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से पता चल रहा है दिस विल बी फंक्शन ऑफ R। R का फंक्शन होंगे तभी तो हम उसको क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, और ग्रेडियंट ग्रेडियंट निकालेंगे तभी तो फोर्स निकल के आएगा वहां पर। तो किसका फंक्शन होगा, ये R का फंक्शन होगा। अभी हम यहाँ पर इतना ही लेके चल रहे हैं। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रांजियन L विल बी इक्वल टू T माइनस V। T की जो कितना देखो, तो दिस इज हाफ ऑफ m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया ये VR आ गया। ये क्या निकल गया, मेरा L निकल गया। अब देखो यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं, अब बताओ जरा। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ मच जनरलाइज कोऑर्डिनेट वी नीड टू डिटरमाइन और टू स्पेसिफाई द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स ऑफ एनी पार्टिकल। बताओ कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जरूरत है। लैग्रांजियन को हिसाब से देखो, यहाँ पर r डॉट आ रहा है और यहाँ थीटा डॉट भी आ रहा है। इसका मतलब r भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, यानी r एंड थीटा बोथ आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, r है, और दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर थीटा है। बोथ आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो हैं और दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन यही होती है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर इंडिपेंडेंट, और बोथ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इट मीन वी हैव टू लैग्रांज इक्वेशन। कितनी लैग्रांज इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन, एक r के लिए और एक थीटा के लिए। पहले थीटा के लिए लिख दें, तो थीटा के लिए क्या निकल के आ जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ दिस इज पार्सल l अपॉन पार्सल थीटा डॉट, और माइनस कितना आ गया ये पार्सल l अपॉन पार्सल थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। देखो मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा, समझ रहा। देखो होता क्या हमारे पास, लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, d बाई डी टी ऑफ पार्सल l अपॉन पार्सल क्यू के डॉट, और माइनस कितना आ गया ये पार्सल एल अपॉन पार्सल क्यू के, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन होती है इन जनरल फॉर्म। अब पिछले वाले केस में अभी तक हमारे पास जितने भी हमने सिस्टम डिस्कस किए, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, वहां पर सिर्फ हमारे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर अगर मेरे पास k इक्वल टू 1 है तो सिर्फ एक ही आएगा। अभी मेरे पास k इक्वल टू कितना है, 2 है, 1 2 2 है। k की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, 1 एक जो कितना आएगा r और दूसरे कितना आएगा थीटा। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन आएंगे, 2 इक्वेशन, पहले थीटा के लिए फिर r के लिए। तो थीटा के लिए क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। एंड सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या चाहिए, पार्सल l अपॉन पार्सल थीटा डॉट चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, करो फिर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो कितना आ गया ये 1/2 m, तो ऐसे रहा, इसका 0 हो जाएगा, ये r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एंड दिस इज 2 थीटा डॉट आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू m r स्क्वायर थीटा डॉट। अब मुझे क्या निकालना है, d बाई डी टी ऑफ पार्सल l अपॉन पार्सल थीटा डॉट निकालना है। अब देखो यहाँ पर r कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना बात को, r कांस्टेंट नहीं है, r क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है। तो दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, तो m सिर्फ m कांस्टेंट है। तो अगर m कांस्टेंट है तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा ये, पहले r स्क्वायर ऐसे रहा, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा डबल डॉट, फिर बीच में कैसा साइन आएगा, प्लस साइन आ जाएगा, एंड r का कितना हो जाएगा 2r, फिर r का r डॉट, एंड दिस इज थीटा डॉट, ऐसा कुछ आया। तो दिस इज अवर दिस थिंग। अब क्या निकाल दो, पार्सल एल अपॉन पार्सल थीटा, पार्सल एल अपॉन पार्सल थीटा, और यहाँ थीटा तो है ही नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अभी तो वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 विल बिकम ये m इंटू आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट
एंड प्लस 2r r डॉट एंड दिस इज थीटा डॉट और -0 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इस m को आप 0 भी लिख सकते हो, मतलब m को इधर भेज दो 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस ट्वाइस ऑफ r एंड दिस इज r डॉट एंड दिस इज थीटा डॉट, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर एक इक्वेशन निकल के आई, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वी गेट व्हेन वी राइट आवर लैग्रांज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आर भी क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारे पास क्या है लैग्रांज इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। तो ये मिटाऊं मैं, ये हो गया होगा ना। देखो फॉर आर, अगर मैं आर के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आर के लिए हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल अपॉन पार्शल आर डॉट और माइनस का पार्शल एल अपॉन पार्शल आर, दिस इज इक्वल टू 0। तो पार्शल एल अपॉन पार्शल आर डॉट, तो क्या आ जाएगा, ये करो इसका, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम और इसका कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ आर डॉट। ऐसा कुछ आया, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इतना ही आया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल अपॉन पार्शल आर डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा एम आर डबल डॉट, ओके, क्योंकि 2 बार टाइम के स्पेस में डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एम आर डबल डॉट आ गया। अब क्या चाहिए, पार्शल एल अपॉन पार्शल आर चाहिए, पार्शल एल अपॉन पार्शल आर। तो अब देखो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देख 1/2 एम ऐसे रहा, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ आर थीटा डॉट का स्क्वायर आया और दिस ब्रैकेट इज क्लोज और माइनस इसका क्या आ जाएगा, पार्शल वी अपॉन पार्शल आर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दो, देखो यहाँ पर इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास यानी इन दोनों को उठाकर ये एम आर डबल डॉट और फिर माइनस का दिस इज एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस दिस इज पार्शल वी अपॉन पार्शल आर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया, ठीक ना। अब इस केस के लिए हमको दे रखा है, क्या गिवन है हमको, एफ इक्वल टू ये चीज़ गिवन है, ठीक। सिंस वी हैव गिवन एफ इक्वल टू माइनस का के अपॉन आर स्क्वायर और फॉर सेंट्रल फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस का वी अपॉन माइनस का पार्शल वी अपॉन पार्शल आर होता है। दोनों को कंपेयर करा दो, तो यहाँ से मेरे पास पार्शल वी अपॉन पार्शल आर इक्वल टू कितना आ गया, के अपॉन आर स्क्वायर। तो जहाँ पर पार्शल वी अपॉन पार्शल आर है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, के अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको उठाओ, यहाँ पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये एम आर डबल डॉट एंड माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर और फिर आ गया यहाँ से क्या मेरे पास साइन प्लस का, दिस इज के आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस व्हेन एफ इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आई, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों को, इसको और इसको कंबाइन लिख दो, तो दीज बोथ आर इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ आर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो दिस इज आर स्क्वायर एंड यहाँ क्या आया थीटा डबल डॉट और प्लस ट्वाइस ऑफ आर आर डॉट थीटा डॉट इक्वल टू, थोड़ा और चेंज कर सकते हो यहाँ से, देखो आर कॉमन है तो आर 0 हो जाएगा, एक आर बाहर आ जाएगा, तो आर थीटा डबल डॉट प्लस ट्वाइस ऑफ आर डॉट थीटा डॉट, दिस इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन निकल के आई एंड दे बोथ आर इक्वेशन ऑफ मोशन। किधर है बात, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, ए पॉइंट मास इन ए वर्टिकल प्लेन अलोंग ए गिवन कर्व इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, द इक्वेशन ऑफ मोशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज, और x जो कोऑर्डिनेट है वो s का फंक्शन है और जो z कोऑर्डिनेट है वो भी किसका फंक्शन है, s का फंक्शन है, ओके। देखो कुछ ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन अज्यूम करूं और वर्टिकल प्लेन कौन सा वाला है, एक्स जेड प्लेन है, बिकॉज x चेंज हो रहा है और z चेंज हो रहा है किसके साथ, s के साथ। तो एक कर्व में इस तरह से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है और किसी एक पॉइंट पर
जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या ये जो पॉइंट है ये क्या है, z है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या है, x है, सॉरी कितना है, x है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, x, z है। किस प्लेन में, इस xz प्लेन में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि x इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग विथ s, यानी इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज डिपेंड अपॉन s। सिमिलरली दिस z इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन s। देखो ऐसी चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, हमने ये पढ़ा था कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z होते हैं उनको हम इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, q1, q2, q3 के टर्म में लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो सेम फीलिंग यहाँ पर आ रही है, यानी x को मैं s के टर्म में लिख सकता हूँ और z को भी मैं s के टर्म में लिख सकता हूँ। यानी s यहाँ पर क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और x और z क्या है यहाँ पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब मुझे क्या चाहिए फिर, इसके लिए हमको इक्वेशन लिखनी है, किसका यूज करना है, लैग्रांज इक्वेशन का यूज करना है। तो लैग्रांज इक्वेशन का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैग्रांजियन चाहिए। और लैग्रांजियन कब निकलेगा, जब हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे। सबसे सिंपल कौन सा वाला दिखता है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 1/2 हाफ m, दिस इज x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ये आएगा। अब x डॉट इक्वल टू कितना होगा, x डॉट करने का मतलब क्या हुआ, dx अपॉन dt। तो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ दिस dx अपॉन dt एंड हियर x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ s। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, इसका s के रिस्पेक्ट में, फिर s का टाइम के रिस्पेक्ट में, ds अपॉन dt। ये बात समझ में आ रही है आपको। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, या बार बार मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखने पड़े, इसको मैं कह सकता हूँ x डॉट हो गया ये, एंड दिस इज इक्वल टू x डैश लिख सकता हूँ मैं इसको। x डैश का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू s, और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर s डॉट। s डॉट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्लियर बात। और सिमिलरली अगर हमसे क्या निकालूं, dy अपॉन dt निकालूं, सॉरी dz अपॉन dt निकालूं, तो कितना आ जाएगा ये, dz अपॉन ds इंटू dz अपॉन dt, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, z डॉट एंड सॉरी ये z डॉट आएगा इधर पर, z डॉट, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर z डैश, और ये कितना आ गया यहाँ पर s आएगा, कितना आ जाएगा, s डॉट आ जाएगा। अब वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, t निकल के आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी t विल बी इक्वल टू, दिस इज हाफ ऑफ m ब्रैकेट, दिस इज x डैश s डॉट का स्क्वायर, और प्लस दिस इज z डैश s डॉट का होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी v निकालनी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है, z है, और इसको मैं क्या बोलूँ, रेफरेंस पॉइंट बोलूँ अलोंग दिस x एक्सिस, तो यहाँ मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg z आ जाएगा, और ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव आएगा। तो l इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, हियर l इक्वल टू दिस इज हाफ ऑफ m, एंड दिस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ये x डैश s डॉट का होल स्क्वायर प्लस दिस इज z डैश s डॉट का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस का mg z। ठीक है, ये क्या निकल के आया मेरा, l निकल के आया, l निकल गया है। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट बताओ फिर क्या है, s है, पहले पता है हमको जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज s। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से, पार्शियल l अपॉन पार्शियल s डॉट चाहिए। कैसे निकलेगा, पार्शियल l अपॉन पार्शियल s डॉट। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m, ये तो कांस्टेंट हो गया। s डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एंड दिस z विल बी ए फंक्शन ऑफ s। तो यहाँ s डॉट इधर है और इधर है, तो कर दो फिर। तो कितना आ जाएगा ये, देखो x डॉट का स्क्वायर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सही बोला मैंने, सही बोला। और फिर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ s डैश प्लस z डैश का स्क्वायर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, फिर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, अगेन ट्वाइस ऑफ s डॉट, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, इसका 0 हो जाएगा, तो इसको रहने दो। देखो इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 चला गया, मतलब दोनों कॉमन आके उड़ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पार्शियल l अपॉन पार्शियल s डॉट इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर दिस इज x डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर, और यहाँ से s डॉट क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर,
इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी ऑफ क्या, पार्सल एल अपॉन पार्सल एस डैश एस डॉट, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इसको ऐसे रहने दो फिर, तो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ इस पूरे का, यानी कितना आ जाएगा ये m इंटू, इसको ऐसा बनाओ, इसको मजला ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट, और अंदर कितना आ गया ये x डॉट x डैश, और ये कितना है z डैश का स्क्वायर एंड दिस s डॉट एंड दिस, इसको इतना रहने दो। ओके, अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है पार्सल l अपॉन पार्सल s। ये कैसे निकलेगा, अब इधर आओ, पार्सल l अपॉन पार्सल s। तो देखो यहाँ से 1/2 m ऐसे रहा, देखो दिस x डैश एंड z डैश आर फंक्शन ऑफ x है, यानी सॉरी फंक्शन ऑफ s के फंक्शन है ये, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये s के फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पर ये s के क्या है, फंक्शन है, ठीक है। जो z को मैंने s के रिस्पेक्ट डेरिवेट करके x डैश आ रखा है, इट मीन इट विल बी ए फंक्शन ऑफ s, तो इट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ x डैश, फिर एक बार और हो जाएगा s के रिस्पेक्ट में, तो s डबल डैश, और फिर यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ z डैश, और फिर कितना आएगा z डबल डॉट, और फिर दोनों ओर से कितना बाहर कॉमन आ गया, s डॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। ओके, फिर इसका कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का mg z डैश आ जाएगा। क्लियर, तो वैल्यू पुट कर दो फिर आप किसमें, लैग्रांज इक्वेशन में। लैग्रांज इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, d बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, पार्सल l अपॉन पार्सल s डॉट माइनस का पार्सल l अपॉन पार्सल s, दिस इज इक्वल टू 0। इसकी जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ओ सॉरी यहाँ m था ना, m रखते हैं यहाँ पर, कितना आएगा m एंड दिस ब्रैकेट, ये कितना है मेरे पास x डैश का स्क्वायर प्लस दिस इज z डैश का स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस इज s डॉट मजला ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, फिर माइनस ये पूरी चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, कितना है मेरे पास है 1/2, और ये m है यहाँ, और ये कितना आएगा ये ट्वाइस ऑफ x डैश x डबल डॉट प्लस का ट्वाइस ऑफ z डैश एंड z डबल डैश, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, यहाँ s डॉट का स्क्वायर, और ये माइनस का mg z डैश एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई, ठीक है। तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म यानी x डैश y डैश के टर्म में इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और आज के लिए 5 क्वेश्चन क्या है हमारे, इनफ है, लेकिन इनफ आज के लिए है, लेकिन अभी हम और क्या करेंगे, इस पर और एक्सप्लोर करेंगे। ये तो सिर्फ कहते हैं जेसी उपाध्याय से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल है उसके वो और इंपॉर्टेंट है, वो हम कहाँ कवर करेंगे, आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है इसको स्प्रेड करो, ऐसे ही क्या करेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।